Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing revision sessions for prelims 2021. MCQs कर रहे हैं हम लोग. 10 सेशंस कर चुके हैं. हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं. आज 11th सेशन करते हैं और फिर कुछ मॉडर्न इंडिया के पॉलिटी के, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस करते हैं. डेफिनेटली ये क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे, एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे, आपकी नॉलेज में हेल्प करेंगे. इन्हें करके आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है. बहुत ध्यान से सुनिए, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन केस नो पार्टी इज एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन Lok Sabha after the resignation of Council of Ministers, the President shall have a caretaker government. पहला स्टेटमेंट. सेकंड, there shall always be a Council of Ministers to aid and advise the President. बताइए, अगर लोकसभा में मंत्री परिषद का इस्तीफा हो गया है, सरकार ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा होने की वजह कुछ भी हो सकती है, बहुमत कम हो गया, नंबर कम हो गया, सरकार ने इस्तीफा दे दिया. सरकार के इस्तीफे के बाद कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है. यदि ऐसा है तो राष्ट्रपति के पास एक केयर टेकर गवर्नमेंट हुआ करेगी. राष्ट्रपति डेफिनेटली शैल हैव अ केयर टेकर गवर्नमेंट. बिल्कुल सही है. अगर किसी सरकार का इस्तीफा हो गया है और दूसरी कोई पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति आउटगोइंग गवर्नमेंट से बोलेंगे. एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि आप नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उधर आउटगोइंग गवर्नमेंट को बोलेंगे प्लीज कंटिन्यू अंटिल सम ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट इज मेड, because as per article 74 there shall always be a council of ministers to aid and advise the president. in the parliamentary form of government, president of India nominal head होते हैं और real head, real government काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है हेडेड बाय पीएम. तो ऐसा कोई मौका नहीं हो सकता जब राष्ट्रपति के पास एडवाइस देने के लिए सरकार ना हो. अगर चुनी हुई सरकार नहीं है तो वो हारी हुई सरकार को तब तक कंटिन्यू करा लेते हैं जब तक एक चुनी हुई सरकार इलेक्शन कराकर नहीं आ जाती है. ये मैंडेटरी कंडीशन है एज पर आर्टिकल 74. और वो सरकार जो हाउस का बहुमत खो चुकी है और इलेक्शंस का काम चालू हो चुका है तब तक कंटिन्यू करती है, उसे कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट. और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास बस रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अधिकार होता है, उसके पास बड़े फैसले लेने का अधिकार नहीं होता है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. Next question, modern Indian history. The increasing affiliation of Indian states with the French was one of the important factors behind the policy of subsidiary alliance. फ्रांसीसियों का दखल भारतीय राज्यों में ज़्यादा होता जा रहा था, चाहे वो मैसूर हो या हैदराबाद हो या पंजाब हो. सारे राज्य, बड़े बड़े राज्य फ्रांसीसियों को अपने यहाँ सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, उनके साथ संबंध बना रहे थे, ऑफिसर्स ले रहे थे. ये एक बहुत बड़ा वजह थी वेलेस्ली की सब्सिडी अलायंस थोपने की. उधर फ्रांस, नेपोलियन भी रशिया के साथ भारत पर अटैक करने वाला था, ऐसा भी कुछ अंदेशा है अंग्रेज़ों को. तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे उसने भारतीय राज्यों पर थोपा है सब्सिडी अलायंस. वेलेस्ली ने. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. और जब उसने भारतीय राज्यों से सब्सिडी अलायंस साइन करा लिया है तो उसने भारतीय राज्यों का विलिंग सपोर्ट ले लिया अगेंस्ट द फ्रेंच. ये गलत है. भारतीय राज्यों ने सब्सिडी अलायंस साइन किया है, मजबूरी में साइन किया है. वो अपोज नहीं कर पा रहे थे, उन पे थोपा गया था. उनका डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है. भारतीय राज्यों की फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी सब अंग्रेज़ ही तय करेंगे अब. तो ये गलत है कि विलिंग सपोर्ट पा लिया था, भारतीय राज्य अब उनके सबॉर्डिनेशन में आ गए थे. तो पहला सही है, सेकंड सही नहीं है. दे डिड नॉट ऑब्टेन द विलिंग सपोर्ट. विलिंग सपोर्ट नहीं था. तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट. Which of the following was the main issue against which Gandhi ji supported the cause of workers during Ahmedabad Mill strike 1918? 1918 गांधी जी भारत 1915 में आ गए हैं और वर्कर्स और फार्मर्स के कॉजेस के लिए फाइट करने लगे हैं. चंपारण सत्याग्रह उनका पहला मूवमेंट था भारत में, जहां वो नील उगाने वाले किसानों के लिए लड़ाई करते हैं, उनके लिए कुछ फेवरेबल डिसीजन ले लेते हैं. अब फिर अहमदाबाद मिल से स्ट्राइक होती है. कॉटन मिल के वर्कर्स हैं, उनको कॉज को सपोर्ट क्यों किया गांधी जी ने? पहला स्टेटमेंट, कंसिस्टेंटली लो वेजेस वर पेड टू द वर्कर्स. वर्कर्स को सैलरी बहुत कम मिलती थी कॉटन मिल के मालिकों द्वारा, जो कि इंडियंस ही हुआ करते थे. इंश्योर्ड वर्किंग कंडीशंस इन द फैक्ट्रीज ड्यू टू प्लेग एपिडेमिक. उस समय एपिडेमिक फैला था जैसे आजकल फैला हुआ है, और कंपनियां एपिडेमिक को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही थी, इसलिए वर्कर्स इनसिक्योर फील कर रहे थे. तो कंडीशंस इंप्रूव कराने के लिए स्ट्राइक कर रहे थे. गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं वर्कर्स का. या फिर जो एनुअल बोनस मिला करता था
वर्कर्स को वो विड्रॉ हो गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर की महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है कंपनियों पर। मैंने आपको कल बताया था कि वर्ल्ड वॉर के समय इंडस्ट्री पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, और क्योंकि टैक्स ज़्यादा है तो कंपनियों ने क्या किया है, वर्कर्स का एनुअल बोनस विड्रॉ कर लिया है, तो वर्कर्स स्ट्राइक पे उतर आए थे। यह नन ऑफ द अबव, इनमें कौन सा कारण है जिसकी वजह से अहमदाबाद मिल से स्ट्राइक हुई थी और गांधी जी ने वर्कर्स को सपोर्ट किया था? आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आंसर इज नन ऑफ द अबव। हुआ ये था, प्लेग फैला है और प्लेग की वजह से एपिडेमिक फैला था, ऐसी इसकी वजह से वर्कर्स माइग्रेट करने लगे थे अपने अपने गांव को। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा हालात ख़राब थे, लोग अपने अपने गांव जाने लगे थे, तो जो कॉटन मिल के मालिक होते थे वो वर्कर्स को रोकने के लिए कहते हैं कि आप रुक जाइए, आपको हम 70% ज़्यादा सैलरी दे देंगे, आप काम मत छोड़ के मत जाइए। इसे प्लेग बोनस बोला गया था। बाद में जब हालात थोड़े ठीक होने लगते हैं तो मिल मालिकों ने प्लेग बोनस को टेम्प्रेरी मेजर बताकर वापस ले लिया था। कहा था अब हालात ठीक हो रहे हैं इसलिए प्लेग बोनस वापस लिया जाता है। वर्कर्स ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर की वजह से इतनी महंगाई हो गई है कि जो आपने हमको सैलरी ओरिजिनली दे रहे थे प्लेग बोनस से पहले, वो अब पूरी नहीं पड़ेगी, इसलिए हमको बढ़ी हुई सैलरी चाहिए है, हमको कम से कम 50% इंक्रीज चाहिए, अगर 70% ओवर नहीं देते हैं, इसलिए प्लेग बोनस तो वापस ले लिए लेकिन फिर भी हमारे वेजेस बढ़ा दिए जाएं। और मिल मालिक ज़्यादा बढ़ाने को तैयार नहीं थे, इसलिए वर्कर्स स्ट्राइक पर उतर आए थे और गांधी जी वर्कर्स को बढ़े हुए वेजेस दिलवाने के लिए सपोर्ट करने आए थे। तो डी इज़ द आंसर, क्योंकि प्लेग बोनस वापस हो गया था। कंफ्यूज नहीं होना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, बोनस देख के आप फटाफट सी आंसर लगा देंगे तो सिली मिस्टेक हो जाएगी। प्लेग बोनस विड्रॉ हो गया था जो कि टेम्परेरी बताया मिल मालिकों ने। अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल जाती है इशू और फिर वर्कर्स को कुछ 35% बढ़े हुए वेजेस मिल जाते हैं। तो डी इज द आंसर। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, पूरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, संविधान के अनुसार द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर शैल कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बजट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 112 में बजट को बोला गया है, यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि हर साल के लिए यूनियन गवर्नमेंट का बजट पेश करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल द डिमांड्स, बजट में दो हेड्स होते हैं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। एक्सपेंडिचर को डिमांड्स के तौर पे दिखाया जाता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट से कहती है कि हमको खर्चे के लिए ये पैसा चाहिए, उसे डिमांड कहते हैं। तो जितनी भी डिमांड्स होती हैं वो डिटेल्ड डिबेट होती है उनके ऊपर, डिटेल्ड डिबेट होने के बाद वो पास होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट, तो बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, it is not union finance minister, it is president of India who shall cause to be laid before the parliament annual financial statement। बजट पेश कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who shall cause to be laid before the parliament what? An annual financial statement for the union government for this financial year। It is, though by convention it is presented by the union finance minister, but as per the constitution it is the president of India, hence this is incorrect। So demands are there, but budget contains good number of demands and it is very difficult to discuss all the demands in detail। तो कुछ important demands discuss हो जाती हैं, बाकी demands पे क्लोजर मोशन लगा दिया जाता है, इसे गिलोटिन कहते हैं। आर्टिकल 119 में ये प्रोविज़न है कि फाइनेंशियल बिजनेस को जल्दी वाइंड अप करने के लिए क्लोजर मोशन लगाया जा सकता है, तो क्लोजर मोशन लगा देते हैं। गिलोटिन मतलब बाकी जो मेजर डिमांड डिस्कस करने के बाद बाकी डिमांड्स को मान लिया जाता है कि ये डिस्कस हो गई हैं और पास हो गई हैं, क्योंकि सभी डिमांड डिस्कस नहीं हो पाती हैं। तो ये कहना गलत है कि सभी डिमांड्स डिटेल्ड डिबेट अंडरगो होती हैं और उसके बाद पास होती हैं। ओनली फ्यू डिमांड्स आर डिस्कस्ड, रेस्ट ऑफ देम आर अंडर्स्टूड टू बी डिस्कस्ड हैव बीन पास बाय द पार्लियामेंट। क्लोजर मोशन लगा के पास कर देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 119 फाइनेंशियल बिजनेस को जल्दी वाइंड अप करने के लिए ऐसी परमिशन दे देता है। हेंस सेकंड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, डी इज द आंसर। आपके कंसेप्ट समझ में आते जा रहे हैं। पार्लियामेंट के पास पावर 119 में कि वो क्लोजर मोशन लगाकर फाइनेंशियल बिजनेस को जल्दी वाइंड अप कर सकता है, और बाकी डिमांड्स डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज DRSCs होती हैं, उनके पास चली जाती हैं, वो पार्लियामेंट के बिहाफ पे देख लेते हैं, उस बेस पे फटाफट डिमांड्स पास कर दी जाती हैं, सभी डिस्कस नहीं हो पाती हैं। जब डिमांड पास हो जाती है तो उसे ग्रांट कहते हैं।
ये ग्रांट सब एप्रोप्रिएशन बिल में डाली जाती हैं। एप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाता है तो एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है, और एप्रोप्रिएशन एक्ट वो इंस्ट्रूमेंट होता है, पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे CFI से गवर्नमेंट पैसा निकाल सकती है, जिसे हम बजट का पास होना कहते हैं, डिमांड का ओके होना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेशंस कोर्ट इन द सबऑर्डिनेट जुडिशरी मीन्स अ क्रिमिनल कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके आगे लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जो सेशन का वर्ड होता है वो होता है क्रिमिनल कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, द सेशंस कोर्ट इन द सबऑर्डिनेट जुडिशरी मीन्स अ क्रिमिनल कोर्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट कैन अवॉर्ड अ डेथ सेंटेंस ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दे तो देते हैं, लेकिन वो पहले हाई कोर्ट से कंसल्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। डिस्ट्रिक्ट जज जब वो सेशंस कोर्ट का हेड बन के बैठते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहलाते हैं। जब वो क्रिमिनल कोर्ट का हेड बन के बैठते हैं वो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट तब होगा जब उसे उस राज्य का हाई कोर्ट कन्फर्म कर देगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दिया हुआ डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूटेबल तब होगा जब हाई कोर्ट कंफर्म कर देगा। हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करेगा तो भले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया हो, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ये कहना गलत है कि वो कंसल्ट करता है, कंसल्ट नहीं करता है, दे सकता है इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद हाई कोर्ट कंफर्म करेगा तो ही वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ भी सिली मिस्टेक हो सकती है। The Schedule 3 contains the oaths to be taken by members of legislatures and ministers, including that of president. Schedule 3 में oaths दी गई हैं, वो शपथ दी गई हैं जो लोगों को पढ़नी होती हैं, संविधान की शपथ। पहला स्टेटमेंट, as per Article 31 capital B, a law which is included in the Schedule 9 of the Constitution cannot be challenged in any court. एज पर आर्टिकल 31 कैपिटल बी, कोई भी कानून अगर शेड्यूल 9 में ऐड हो गया है, इंक्लूड हो गया है, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है, एज पर आर्टिकल 31 कैपिटल बी। थर्ड स्टेटमेंट, द शेड्यूल 7 कंटेन्स लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेगुलेटरी लिस्ट। एंड स्टेटमेंट 4, द शेड्यूल 10 वॉज एडेड एज एंटी डिफेक्शन लॉ बाई 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये सबसे आसान है, ये सबको पता है, और चौथा ऑप्शन हर एक में है। तो चौथा ऑप्शन पता हो आप कर जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि वो सभी को पता है, चौथा सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति की ओथ आर्टिकल 60 में अलग से दी गई है, उनकी ओथ शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति की ओथ शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है, आर्टिकल 60 में मेंशन है, इसलिए गलत हो जाता है। सिली मिस्टेक तब करेंगे जब सेंटेंस पूरा ठीक से नहीं पढ़ेंगे, तो पहला गलत है। एज पर आर्टिकल 31B एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी लॉ शेड्यूल 9 में डाल दिया जाएगा तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसा लिखा तो हुआ है संविधान में, आज भी ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन IR कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि कोई भी लॉ शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए और वो जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई लॉ जो संविधान के अनुसार नहीं है, वो शेड्यूल 9 में डालने के बाद भी हमारे जुडिशियल रिव्यू से सेव्ड नहीं है। ये बात सेंटेंस सही है कि ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है IR कोहिलो केस में कि शेड्यूल 9 में डालने के बाद भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर आपका लॉ संविधान के अनुसार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एनी लॉ इंक्लूडेड इन शेड्यूल 9 कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट एज पर सुप्रीम कोर्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है उस कानून पर भी जो शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए, और अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है। तो सेकंड इज करेक्ट सो फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। शेड्यूल 7 कंटेन्स ऑल द 3 लिस्ट, लेकिन रेगुलेटरी लिस्ट कोई नहीं होती है। आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है कि एनी एरिया जो इन लिस्ट में मेंशन नहीं है वो रेगुलेटरी एरिया कहलाएगा, वो यूनियन लिस्ट के पास जाएगा। तो कोई रेगुलेटरी लिस्ट नहीं हुआ करती है। आर्टिकल 248 में रेगुलेटरी एरियाज यूनियन गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो ये लिस्ट नहीं हुआ करती है, तो ये गलत हो जाता है। शेड्यूल 10 ये सही है, तो 2 and 4 आर करेक्ट, 2 and 4 आर करेक्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट। बस थोड़ा सा डिसीव करने वाला क्वेश्चन है, वैसे आसान है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
President has to give assent to such a bill when it is sent back to him after reconsideration of the state legislature. देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया, वो गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर एसेंट दे देंगे तो बिल एक्ट बन जाएगा, एसेंट नहीं देंगे तो बिल रुक जाएगा, जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है। अब यहाँ स्टेटमेंट ये है, आर्टिकल 200 ये कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है और गवर्नर को लगता है कि ये बिल राष्ट्रपति को रिजर्व कर देना चाहिए कुछ कंडीशंस पर, अगर वो हाई कोर्ट की पावर ख़त्म कर रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बिल पास होने से संविधान की बहुत बड़ी अवहेलना हो जाएगी, तो हो सकता है गवर्नर उस बिल को खुद ना पास करके राष्ट्रपति को रिजर्व कर दे अंडर आर्टिकल 200। उस बारे में क्वेश्चन है। तो अगर गवर्नर ने आर्टिकल 200 में कोई बिल राष्ट्रपति को रिजर्व किया है, खुद स्वीकृति ना देकर राष्ट्रपति को भेज दिया है, तो स्टेटमेंट कहता है ऐसे बिल को प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव असेंट टू सच अ बिल व्हेन इट इज सेंट बैक टू हिम आफ्टर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राष्ट्रपति के पास ऐसा बिल आर्टिकल 200 में आ गया, राष्ट्रपति ने क्या किया, गवर्नर को वापस भेजा और कहा कि आप इसे स्टेट लेजिस्लेचर को बोलिए दोबारा इसको रिकंसिडर करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर ने उसे रिकंसिडर कर लिया, चेंज किया नहीं किया, लेकिन दोबारा भेज दिया कि आप राष्ट्रपति को दोबारा भेज दीजिए। जब दोबारा राष्ट्रपति के पास ऐसा बिल आया है तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको बिल को कंसेंट देनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट गलत है। जब गवर्नर राष्ट्रपति को बिल रेफर करते हैं तो राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐसा कि स्वीकृति दे दें, या राष्ट्रपति गवर्नर को मैसेज देकर भेजेंगे कि ये बिल आप स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा भेज दीजिए रिकंसिडरेशन के लिए, कि 6 महीने के अंदर वो इसे रिकंसिडर करें। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको रिकंसिडर कर दिया और दोबारा फिर भेज दिया गया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के पास कोई कंपल्शन नहीं है कि वो बिल को दोबारा जब उनके पास आया तो स्वीकृति दे दें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Even if the bill has been sent to the president by the governor again after the reconsideration of the state legislature, still राष्ट्रपति is not bound to give his assent। तो पहले स्टेटमेंट गलत है, उनको एसेंट देने की कोई कंपल्शन नहीं है। The president has to declare his opinion within 6 months of the receipt of such a bill। No, राष्ट्रपति के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि जो उनके पास बिल आया है, गवर्नर ने जो रिफ़र किया है उसको उन्हें 6 महीने में आंसर देना पड़ेगा। राष्ट्रपति बिल पर कितने भी समय तक, कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, राष्ट्रपति चाहें तो लंबे समय तक बिल अपने पास रखे रह सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। आर्टिकल 200 में जो बिल राष्ट्रपति को रेफर किया गया है, हो सकता है राष्ट्रपति उस पर लंबे समय तक कुछ भी ना बोलें, और अगर राष्ट्रपति ने बोला है कि इसे विधानसभा को दोबारा भेजिए तो विधानसभा 6 महीने में इसे दोबारा रिकंसिडर करके गवर्नर के पास फिर भेजेगी और गवर्नर राष्ट्रपति के पास फिर भेजेंगे। उसके बावजूद भी राष्ट्रपति चाहें तो कुछ भी ना बोले, बिल के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोनों ही गलत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बिल गवर्नर ने राष्ट्रपति को रेफर कर दिया है उस पर सेंटर की एक वीटो सी हो जाती है, वो चाहे तो पास करवाए चाहे तो पास ना करवाए। Consider the following statements. Establishment of ग्राम सभा is a mandatory provision in पंचायती राज सिस्टम। बात पंचायती राज की हो रही है। ग्राम सभा का एस्टेब्लिशमेंट पंचायती राज सिस्टम का एक मैंडेटरी प्रोविजन है। पहला स्टेटमेंट, ग्राम सभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज। और ग्राम सभा की बात हो रही है, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हर पंचायत में ग्राम सभा होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा सही नहीं है, ग्राम सभा इलेक्ट नहीं होती है। ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज, गांव के जितने एडल्ट लोग हैं जिनका गांव की मतदाता सूची में नाम है, ऑल द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज हुज नेम आर मेंशन्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज आर कॉल्ड ग्राम सभा। मतलब जितने भी लोग वोटर्स हैं उस गाँव में, वो टुगेदर कॉल्ड ग्राम सभा। इलेक्ट नहीं होती है, गाँव के वोटर्स टुगेदर मिलाकर कहलाते हैं ग्राम सभा, तो इलेक्ट नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। Which of the following bodies can be described as heart and soul of the पंचायती राज सिस्टम? पार्ट 9 of the Constitution, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला परिषद या नन ऑफ द अबव। इनमें से किसको पंचायती राज सिस्टम का हार्ट एंड सोल बोला जा सकता है? ऑब्वियसली ग्राम सभा। ग्राम सभा इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो मैंने आपको अभी बताया है, इसे कहा जाता है इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, ग्राम सभा।
As per the sources available on Indus civilization, in which of the following areas they had knowledge? इंडस सिविलाइजेशन के बारे में भी जो भी सोर्सेज हमारे पास हैं उनके अनुसार किन क्षेत्रों में उनको नॉलेज हुआ करती थी? एग्रीकल्चर में थी, मेटल कास्टिंग में थी, स्टोन वर्किंग में थी, ज्योमेट्री में थी, राइटिंग में थी। तो इनमें से किस क्षेत्र में उनको नॉलेज थी या नहीं थी? एग्रीकल्चर में थी, यस, दे प्रैक्टिस एडवांस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में उनको अच्छी नॉलेज थी, सीजन की भी नॉलेज थी, वो फ्लैट पैटर्न के हिसाब से खेती किया करते थे। तो ये बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर की नॉलेज उन्हें हुआ करती थी। डबल क्रॉपिंग भी करते थे। प्लोइंग के एविडेंसेस कालीबंगन से मिले हैं, बिल्कुल सही है। ओबियसली डांसिंग गर्ल मिली है, एंड डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की मेटल कास्ट फॉर्म में मिली है, तो मेटल कास्टिंग की भी उनकी नॉलेज थी। स्टोन पे भी काम करते थे, हमें स्टोन स्कल्पचर भी काफ़ी मिला है। स्ट्रीटाइट स्टोन पे काम होता है, अदरवाइज भी स्टोन के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ये भी सही है। ज्योमेट्री, उनका लेआउट, शहरों का प्लान्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था। हमको एक ब्रॉन्ज का स्केल भी मिला है लोथल से, तो उनको लीनियर मेजरमेंट सिस्टम का भी पता था। और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, तो उनको इसकी भी नॉलेज थी। और जो उनकी स्क्रिप्ट है, ये तो मान ली गई है कि वो जो लिखते थे वो स्क्रिप्ट थी। स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है ये हमें पता नहीं है, तो ये कहना कि राइटिंग नहीं जानते थे ये गलत होगा। राइटिंग जानते थे, राइटिंग का मीनिंग क्या है ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब पांचों क्षेत्रों में उनको नॉलेज हुआ करती थी। तो पांच सभी सही हैं। और अभी अभी एक दो तीन महीने पहले अखबार में आया कि उनको डेयरी प्रोडक्शन की भी बहुत अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। डेयरी प्रोडक्शन, डेयरी इंडस्ट्री चलाया करते थे और वो डेयरी में ट्रेड किया करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट, मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में बताया भी है आपको, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज मतलब ऋग वैदिक एज की बात हो रही है, लगभग 1500 BC से 1000 BC। द अर्ली आर्यंस वर्शिप्ड गॉड्स फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। जो पहले वाले आर्य हुआ करते थे वो देवों से प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। पहला स्टेटमेंट, दे वर लेड बाई ए ट्राइबल चीफ इलेक्टेड बाई देम। और वो जो कबीला है वो अपना एक ट्राइबल चीफ, जिसे राजन कहते हैं, उसे इलेक्ट करते थे। वो कोई वैसा राजा नहीं है कि जो खुद ही बन जाता था, मोनार्क नहीं होता था, वो इलेक्ट होता था। दूसरा स्टेटमेंट, टैक्सेशन सिस्टम वॉज वेल डेवलप्ड। अर्ली वैदिक एज में टैक्सेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड हुआ करता था। देयर रिलीजियस सिस्टम इन्वॉल्व्ड रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स अकम्पनीड बाई एलेबोरेट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। उनका धार्मिक सिस्टम ऐसा था कि वो प्रेयर्स को रिसाइट करते थे, साथ साथ कर्म कांड करते जाते थे। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये बात सही है कि वो गॉड्स को वर्शिप करते थे। उनके गॉड्स वर नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर। नेचुरल फोर्सेस को वो गॉड मान के प्रार्थना करते थे। उनके गॉड्स एब्स्ट्रैक्ट हुआ करते थे, मूर्ति फॉर्म में नहीं होते थे, लेकिन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं काम करते थे। अभी ये कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। दे यूज्ड टू प्रे टू गॉड फॉर प्रजा एंड पशु एंड वेल्थ। वो पैसे के लिए, पशुधन के लिए, हेल्थ के लिए, इसके लिए प्रार्थना करते थे। अभी वो आध्यात्मिक विकास की बात करें, ऐसा डेवलप अभी नहीं हुआ है। अर्ली वैदिक लिटरेचर में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए पहला गलत है। मूर्ति पूजा नहीं होती थी, उनके गॉड्स एब्स्ट्रैक्ट होते थे, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस होते थे। दे वर लेड बाय ए ट्राइबल चीफ, यस, वो अपनों में से एक को अपना राजन मान लिया करते थे जो उनके द्वारा इलेक्ट होता था। ये बात सही है। ऋग वैदिक सिस्टम इलेक्शन सिस्टम पे चलता था, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे चलता था, ये सही है। टैक्सेशन सिस्टम नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। जो कबीले के लोग हैं वो अपने राजन को अपनी स्वेच्छा से कुछ दे दें, उसे बलि कहते थे। बलि टैक्स नहीं था, इट वॉज नॉट अ टैक्स, इट वॉज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग। स्वेच्छा से कुछ दे दे तो दे दें। राजा टैक्सेशन जैसे कहते हैं कि भाई एज ए मैटर ऑफ राइट गवर्नमेंट इज आस्किंग समथिंग फ्रॉम द पीपुल। दिस वॉज नॉट डेवलप्ड इन द ऋग वैदिक पीरियड, इसलिए ये भी सही नहीं है। पहला सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये बात सही है कि वो प्रेयर्स को डिसाइड करते हैं। ऋग्वेद में प्रेयर्स का कलेक्शन हुआ करता है, वो देवों की प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के समय कोई कर्म कांड होता है, यज्ञ वगैरह होता है, ये उत्तर वैदिक काल में डेवलप होगा, अभी डेवलप नहीं हुआ है। नो सच रिचुअल्स एंड सेरेमनीज हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द अर्ली वैदिक पीरियड। इट वॉज जस्ट दे यूज्ड टू रिसाइट द प्रेयर्स टू ऑब्टेन व्हाट blessings of God, so that they can become hale and hearty, they can have more and more cattle wealth with them. For this purpose they used to worship God, that is called Praja and Pashu. They wanted to have more sons so that they can have a very stronger Kabila or tribal defense system. So first is not correct, second is correct,
third is not correct, fourth is not correct, so only second is correct. Consider the following statements about cultural history of India. The earliest rock-cut caves in Indian art were constructed in the central India in the post-Maurya period. जो पोस्ट मौर्य पीरियड है 200 BC से 300 AD के आसपास बहुत सारी रॉक कट केव्स बनी हैं। नासिक से लेकर बिल्कुल ईस्टर्न आंध्र प्रदेश तक बहुत सारी आपको रॉक कट केव्स मिल जाएंगी। अजंता भी उसमें आ जाएगी। तो पोस्ट मौर्य पीरियड में बहुत सारी अर्लीस्ट रॉक कट केव्स जो सेंट्रल इंडिया में बनी थी और पोस्ट मौर्य पीरियड में बनी थी। पहला स्टेटमेंट, चंद्रगुप्त मौर्य डोनेटेड रॉक कट केव्स एट श्रवणबेलगोल इन कर्नाटक टू जैन मॉन्क्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोल में जो रॉक कट केव्स हैं वो जैन मॉन्क्स को डेडिकेट कर दी थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अर्लीस्ट रॉक कट केव्स गया में हैं। बाराबार केव्स हैं जो अशोक के समय की हैं, वो रॉक कट केव्स अर्लीस्ट मानी जाती हैं इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में जो केव्स बनी हैं महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक, ये बहुत सारी केव्स बनी हैं बट ये अर्लीस्ट नहीं है। अर्लीस्ट केव्स तो बाराबार केव्स अशोक के समय की केव्स हैं, तो वो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य abdicated his throne and he gave his throne to his son Bindusar and went to South India along with Bhadrabahu as a Jaina monk. He had become a Jaina monk. He lived over there, performed Salekhana in Shravanbelgol and died over there. So there is no such rock cut caves in Shravanbelgol. In Shravanbelgol there is a statue of Lord Bahubali, son of first Tirthankar. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई केव्स डोनेट की हैं जैना मॉन्क्स को, इवन दो श्रवणबेलगोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जैना इन साउथ इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य इंट्रोड्यूस जैनिज्म इन साउथ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बोथ आर नॉट करेक्ट। Consider the following statements about the two foreign Chinese travelers Faiyuan and Huinsang. फाइयान ह्यूनसांग के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। बोथ ट्रेवल टू इंडिया व्हेन द रूलिंग किंग्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म। ये दोनों तब भारत पहुंचे थे जब भारत के राजा बुद्धिज्म के पैटर्न्स हुआ करते थे। पहला स्टेटमेंट, इन देयर अकाउंट्स ऑन इंडिया, दोनों ने भारत के बारे में लिखा है। बोथ टॉक्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ लो कास्ट पीपल इन द इंडियन सोसाइटी। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड, both came for the purpose of religious studies at Nalanda, Mahavihar. तो first statement is wrong. When Faiyuan came to India, Chandragupta II was ruling and he was follower of Vaishnavism. Guptas to a large extent were followers of Vaishnavism. तो पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि फाइयान जब आया था इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ही वॉज फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म। दूसरा, जब ह्यूनसांग आया है तो हर्षवर्धन शैविज्म फॉलो करता था, ह्यूनसांग के संपर्क में आके ही बिकेम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि जब वो आए हैं तो उस समय के जो राजा हैं वो बुद्धिज्म के ग्रेट पैटर्न्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये बात सही है, दोनों ने बोला है कि लो कास्ट पीपल होते हैं। फाइयान ने भी बोला है कि लो कास्ट पीपल होते हैं, शहर के बाहर रहते हैं, और ऐसा ह्यूनसांग ने भी बोला है। दोनों ही ने अपने लेखों में बोला है कि लो कास्ट पीपल इंडियन सोसाइटी में होते हैं, मतलब उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में उल्लेख किया है, कास्ट डिविजन्स के बारे में उल्लेख किया है। बोथ केम फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजियस स्टडीज, ये गलत है। फाइयान केम फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म। वो बुद्धिज्म के धार्मिक शास्त्रों की खोज में भारत आया था, लेकिन ह्यूनसांग जो है वो नालंदा महाविहार में स्टडी करने भी आया था। फाइयान के समय नालंदा महाविहार बना नहीं था, ये तो बाद में कुमारगुप्त ने बनवाया, बहुत बाद में। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है कि दोनों नालंदा महाविहार में स्टडी करने आए थे। नालंदा महाविहार तो बहुत बाद में बनता है। हाँ, ह्यूनसांग नालंदा महाविहार में स्टडी करने आया था। फाइयान तो जो बौद्ध धर्म के धार्मिक शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनके कलेक्शन की खोज में, ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स की सर्च में ही केम टू इंडिया इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, एंड ह्यूनसांग केम इन द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। तो सी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट ओरिजिनली पाली टेक्स्ट? इनमें कौन सी किताब है या साहित्य है जो ओरिजिनली पाली में नहीं लिखा गया था? विनय पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्धचरित, जातक। इनमें से कौन सा है जो पाली में नहीं लिखा गया था ओरिजिनली? विनय पिटक पाली साहित्य का इम्पॉर्टेंट
बुद्धिज़्म की जो 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक, उसमें से जो कोड ऑफ कंडक्ट है बुद्धिस्ट संघ और मॉन्क के लिए, उसे विनय पिटक कहते हैं। तो विनय पिटक ओरिजिनली पाली में लिखा गया था। मिलिंद पनो इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिनिंदर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके बीच में संवाद है, तो ये भी ओरिजिनली पाली में लिखा गया है, ये भी ओरिजिनली पाली में है। बुद्ध चरित वॉज रिटन बाय अश्वघोष इन संस्कृत। बुद्ध चरित कनिष्क के समय संस्कृत में लिखा गया है, ये पाली में नहीं लिखा गया है। जातक कथा ये सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय का पार्ट है, ये भी ओरिजिनली पाली में लिखा गया है। तो इसमें जो ओरिजिनली पाली में नहीं लिखा गया है वो बुद्ध की बायोग्राफी है रिटन बाय अश्वघोष, हु लिव्ड द टाइम ऑफ कनिष्क वन, ये संस्कृत में, बाकी सब पाली में है। मिलिंद पनो, विनय पिटक एंड जातक। सो 3 इज द आंसर। तो 3 ये संस्कृत में है, 3 इज द आंसर, D is the answer. Consider the following statement. A great Tamil sage who rendered a masterpiece of Tamil language and his stone statue has been erected in the recent past at Haridwar में उत्तराखंड। एक तमिल सेज हैं, अभी कुछ साल पहले उनकी एक मूर्ति हरिद्वार में बनाई गई है। वो कौन है? कंबन है, शंकराचार्य हैं, तोलका पियर है, नन ऑफ द अबव है। आप आसानी से बता देंगे नन ऑफ द अबव। हम बात कर रहे हैं सेज तिरुवल्लुवार की। तिरुवल्लुवार जिन्होंने तमिल की सबसे इंपॉर्टेंट किताब लिखी है तिरुकुरल और कुरल कपलेट्स, तमिल भाषा में उन्होंने मैगजीन्स दिए हैं, प्रोवर्ब्स दिए हैं, नैतिक शिक्षा की बातें बोली हैं उन्होंने बहुत सारी। तिरुकुरल, तिरुवल्लुवार की मूर्ति एक तो इंडियन ओशन में है, विवेकानंद रॉक के बिल्कुल पास में है, और दूसरा जो है वो एक हरिद्वार में भी हाल फिलहाल में बनाई गई है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट तिरुवल्लुवार, द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ तमिल लिटरेचर। उनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम कुरल है या तिरुकुरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के बारे में कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? शुल्ब सूत्र फोनेटिक्स के बारे में है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के बारे में है, सप्तंग पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? शुल्ब सूत्र इज़ अ बुक ऑन मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री। जो 6 वेदांग होते हैं, वेदांगों में एक कल्प सूत्र नाम की किताब है। कल्प सूत्र का एक छोटा सा पाठ शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र इज़ द अर्लीस्ट बुक डेडिकेटेड टू, ओनली डेडिकेटेड टू ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेदांग। वेदांग वो 6 किताबें होती हैं जो वेदों पर व्याख्या करती हैं, वेदों को समझने में मदद करती हैं। उनमें एक किताब का नाम कल्प है। कल्प का एक छोटा सा पार्ट होता है शुल्ब सूत्र। तो इट इज़ नॉट अबाउट फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब होता है भाषा को बोलने का ज्ञान, वो शिक्षा नाम की किताब में बताया गया है। तो पहला गलत है। इट इज़ द अर्लीस्ट बुक डेडिकेटेड ओनली टू मैथमेटिक्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्प विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेदांग, एंड वेदांग आर द बुक्स विच आर अंडरस्टूड, विच आर यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द Vedas. Jyotish is 6th Vedang. It is about astronomy, not astrology. It is about astronomy. जो ज्योतिष वेदांग है ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं है। याद रखेंगे, ज्योतिष को आज हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, बट जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो ज्योतिष का मतलब, वेदांगों की बात करें तो इसका मतलब एस्ट्रोनॉमी होता है। तो ये भी गलत है। सप्तंग कौटिल्य की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। ओबियसली इट इज़ अबाउट पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य कहता है कि जो 7 अंग होते हैं एक राष्ट्र के, इन 7 अंगों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसा राष्ट्र कभी खत्म नहीं होता। तो 7 थ्योरी ऑफ 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट कौटिल्य ने बताई है। तो सप्तंग इज पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर पार्टी नोन इन USA। 1913 में USA में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनती है। जो भारतीय लोग वहाँ रह रहे हैं उन सब ने मिलकर गदर पार्टी बनाई है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट फॉट आउटसाइड इंडिया फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज गदर मूवमेंट, लेड बाई लाला हरदयाल, सोहन सिंह बागना एंड मैनी मोर पीपल आर देयर। तो गदर पार्टी ने जो अपना हेडक्वार्टर्स बनाया है USA में सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, उसका नाम क्या रखा है? अभिनव भारत, इंडिया हाउस, वंदे मातरम या युगांतर आश्रम? तो ओबियसली इट इज़ युगांतर आश्रम। जो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर्स होता था USA में सैन फ्रांसिस्को में,
उसका नाम था युगांतर आश्रम। उनके हेडक्वार्टर को युगांतर आश्रम कहा जाता था। ए स्मॉल छोटा सा फैक्ट है टेकन फ्रॉम बिपिन चंद्रा। इट वॉज कॉल्ड युगांतर आश्रम। गदर पार्टी, गदर मूवमेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट फॉर आउटसाइड इंडिया बाय द इंडियंस। दूसरा था इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये दो बड़े मूवमेंट भारत के बाहर हुए थे भारतीयों द्वारा फॉर द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इट वॉज युगांतर आश्रम। Consider the following statements. After few years of implementation of permanent settlement by Cornwallis in Bengal, nearly half of the जमींदारी lands were put on sale. कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था इस्टेब्लिश की है और कुछ ही साल बाद जो जमींदारी व्यवस्था की लैंड होती थी आधी से ज़्यादा सेल पे रख दी गई थी। पहला स्टेटमेंट, दिस सेल ऑफ लैंड रिजल्टेड फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू अर्बन एरियाज ड्यू टू पीडेंट्स रिवोल्ट्स। और ये ज़मींदार ज़मीन बेच बेच के इसलिए जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ में क्योंकि पीडेंट्स का रिवोल्ट बार बार होने लगा है। पहला स्टेटमेंट सही है। ज़मींदारों को इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है कि वो दे नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करते थे, वो उनकी लैंड ऑक्शन हो जाती थी। तो आधे से ज़्यादा ज़मींदार पैसा नहीं दे पा रहे थे और अगर ज़मींदार पैसा नहीं दे पाएगा एज़ पर ज़मींदारी व्यवस्था तो उसकी लैंड किसी और ज़मींदार को ऑक्शन कर दी जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो ज़मींदार अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं उसकी वजह पीजेंट रिवोल्ट नहीं है, वो कलेक्शन का काम ठेके पे दूसरों को देकर अर्बन एरियाज़ में जाके रहने लगते हैं और उस कलेक्शन में से कुछ हिस्सा जो और लोग हैं उनको मिल जाता है, कुछ हिस्सा उनके पास आ जाता है। तो उनका अर्बन एरियाज़ में जाने का मतलब ये नहीं, वजह ये नहीं है कि पीजेंट रिवोल्ट होने लगे इसलिए अर्बन एरियाज़ में चले गए हैं। वो कलेक्शन का काम किसी और को दे के ठेके पे दे के चले जाते थे और शहरों में रहते थे। इस तरीके से एक ही ज़मीन के टुकड़े पर बहुत सारे कलेक्टर्स हो जाते थे और उन सब में हिस्सा बढ़ जाता था। तो सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। पीजेंट रिवोल्ट्स की वजह से वो अर्बन एरियाज़ में नहीं गए थे। ये बात सही है कि जब वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी ज़मीन ऑक्शन पे रख दी जाती थी। करेक्ट है, पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। आसान सा क्वेश्चन, द बुक फॉरगॉटन एम्पायर इज अबाउट द ग्लोरी ऑफ। रॉबर्ट सिविल ने किताब लिखी है विजयनगर एम्पायर के बारे में, द फॉरगॉटन एम्पायर। विजयनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम इंडिया का रहा है, उसके बारे में रॉबर्ट सिविल ने किताब लिखी है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरगॉटन एम्पायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। विजयनगर किंगडम के बारे में अभी अभी एक आध दो महीने पहले एक स्टोन स्क्रिप्चर पढ़ा गया है। उसमें जो उसका इन्फॉर्मेशन ये है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की डेथ के बारे में वो है और कन्नड़ में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। विजयनगर के राजा की डेथ के बारे में एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है टुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में, वो उनकी डेथ के बारे में है और ये कन्नड़ में लिखा हुआ है। वैसे विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा के स्कॉलर्स को पैटर्नाइज करते थे। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। दैट इज अबाउट विजयनगर किंगडम। Consider the following statements. King Krishnadev Rai of Vijayanagar entered into diplomatic relations with the Portuguese. कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं। पहला स्टेटमेंट, क्यों बनाए हैं? He wanted to strengthen his military with the Portuguese gunners to repulse any attack from the बीजापुर। वो जो बहमनी किंगडम्स होते हैं उनमें बीजापुर से उनकी लड़ाई चला करती है, तो बीजापुर से के अटैक्स को रिपल्स करने के लिए वो पुर्तगाली गनर्स की हेल्प चाहते थे, इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस किए हैं। पहला सही है। राजा कृष्णदेव राय ने पोर्चुगीज़ का जो गवर्नर अल्ब्यूकर्क है उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं, लेकिन वजह यह है, उसने ये बोला है कि जितने भी घोड़े आप इंपोर्ट करेंगे भारत में वो आप विजयनगर को सप्लाई करेंगे, आप बीजापुर को सप्लाई नहीं करेंगे। गनर्स की हेल्प नहीं चाहिए विजयनगर को। विजयनगर घोड़ों की सप्लाई चाहता है बिकॉज घोड़े बाहर से आते हैं और कैवलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टेट्स की आर्मी में। तो आप यू विल नॉट सप्लाई दीज हॉर्सेस टू द अदर किंगडम्स, यू शैल सप्लाई दीज हॉर्सेस टू मी एंड आई शैल हेल्प यू इन कैप्चरिंग गोवा। इसलिए जब अल्ब्यूकर्क ने जब गोवा कैप्चर किया है पुर्तगालियों ने तो गोवा कैप्चर करने में मदद की है कृष्णदेव राय ने। डिप्लोमेटिक जो साइन हुआ था वो एग्रीमेंट वो घोड़ों की सप्लाई के लिए हुआ था, गनर्स की सप्लाई के लिए नहीं हुआ था। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग इन यूएसए? इनमें से किसने यूएसए में एक इंडियन होम रूल लीग बनाई है? तो ऑब्वियसली इट वॉज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लंबे समय तक भारत के बाहर रहे हैं, 1909-10 में चले गए थे और वो वहाँ पर एक होम रूल लीग बनाते हैं यूएसए में। इट वॉज लाला लाजपत राय। So Lala Lajpat Rai started Home Rule League in
यूएसए, उन्होंने होम रूल लीग चलाई है यूएसए में, जब भारत में भी होम रूल मूवमेंट चल रहा है। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस। आज मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, यू पीपल वर डिमांडिंग। सो होप दीज क्वेश्चंस आर बेनिफिटिंग यू अ लॉट। ये आपका रिवीजन करा रहे हैं। इफ़ यू फील दैट दे आर बेनिफिटिंग you, so please like it, share it and subscribe it. Thanks a lot for watching this video. Thank you.